बड़ी खबर है, संभल में मौजूद है न्यायिक आयोग की टीम। संभल हिंसा की जांच कर रही है न्यायिक आयोग की टीम। 4 अहम बिंदुओं पर जांच कर रही है न्यायिक आयोग की टीम। जांच टीम में रिटायर्ड जज, आईएएस और आईपीएस शामिल हैं। तो देखिए, न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची है। संभल में जो हिंसा हुई थी उसे लेकर के अलग अलग बिंदुओं पर जांच करेगी टीम, जिसमें रिटायर्ड जज हैं, आईएएस आईपीएस भी शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि जल्द ही 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हाँ जा रहे हैं, रुक जाओ यार, मत बताओ। और इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन अभी चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है। अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बिजनेसमैन को ये नहीं पता मैं सुरक्षा के लिए कहां जाऊं। कल मैं पंचशील एनक्लेव गया। पंचशील एनक्लेव में वो एक तरह से 64 साल देश का, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अकेले रहते हैं, वो आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। कभी किसी के साथ ईव टीजिंग तो रोज का ही काम है, लेकिन कभी किसी का अपहरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। आज महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। आज मैं तिलक नगर जा रहा हूं। तिलक नगर 2 दुकान वालों से मिलूंगा जिनकी दुकानों के बाहर शूट आउट किया गया। मैंने सोचा था ये सारे मुद्दे उठाऊंगा तो एक उम्मीद थी कि अमित शाह जी, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये चुनी हुई दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर यह था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू ऑफ नंदू गैंग एंड हिज ब्रदर फॉर एक्सटेंडिंग थ्रेट्स ऑफ लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन। इसमें वो लिखते हैं ऑन 23 मई 2023, आज से 1.5 साल पहले,
I received a WhatsApp call from mobile number so and so and also from mobile number so and so from a person who introduced himself as Kapil Sangwan alias Nandu of Nandu Gang. And in the said call, he threatened to follow his commands and dictates, failing which he will kill me and my family. To instill serious fear in my mind, he even disclosed the whereabouts of my son. उसने बताया कि तेरा बेटा इस वक्त यहाँ है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता. He even disclosed the whereabouts of my son who is living abroad and also disclosed whereabouts of my other family members. Since then he has called me around 35 to 40 times from the said mobile numbers for the purpose of threatening and extortion. Kapil Sangwan alias Nandu further threatened that he has been giving threats and extortion calls to his potential targets to extract money from them, for which he wants me to act as per his dictates and commands to collect money from his potential targets and hand over to his men. कि फलाने फलाने लोगों से तू पैसे इकट्ठे करके ला और मेरे को हैंड ओवर कर. Since I refused to do so and disconnected his phone, Kapil Sangwan has given WhatsApp call to me number of times and has been pressing for his above said illegal demands and dictates, and has finally conveyed in his last call that he has started extortion calls using my name also. In planning of extortion from his potential targets, Kapil Sangwan wants me to contact his potential targets to convey message of extortion for demand of money and to collect extortion money from his targets. He has also been threatening that if I further refuse to do so, he will instruct his gang members to eliminate me and my family. I have clearly refused to follow the said illegal dictates and have finally decided to bring the matter to your knowledge to protect the potential targets from the illegal acts of said persons. बड़ी लंबी चिट्ठी है, मैंने कुछ पोर्शंस पढ़ के सुनाए. एमएलए नरेश बालियान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है, वहां से उनको इस तरह की. तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, एमएलए बालियान को लेकर वो कह रहे थे कि वो खुद गैंगस्टर से पीड़ित हैं, उन्हें झूठे केस के तहत, एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. अरविंद केजरीवाल पर हमले के बाद से सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है. पहले विकासपुरी, फिर नागलोई और अब जीके में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं. नागलोई के अंदर वो जिससे फिरौती मांगी गई उनके पास गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया. अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे और जो जानकारी आ रही है वो पानी है. वहीं का इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है और अरविंद केजरीवाल ये राजनीतिक नौटंकी है. अचानक क्यों उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही अरविंद केजरीवाल जी ही इस तरह की साजिश करते हैं. और आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बड़ी खबर की बात करेंगे. बात हम संभल की करने जा रहे हैं. देखिए 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं. आज का ये डेवलपमेंट है क्योंकि आज न्यायिक आयोग की टीम जांच के लिए पहुंची है संभल हिंसा की जांच के लिए. न्यायिक आयोग की टीम में कौन कौन शामिल है और किन बिंदुओं पर जांच होगी, इसकी डिटेल भी आपको बता देते हैं. जांच टीम में शामिल है रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा, जस्टिस डीके अरोड़ा इसमें शामिल हैं. और देखिए इसके साथ ही आईएएस आईपीएस भी शामिल है, जिनमें अरविंद कुमार जैन है, पूर्व डीजीपी हैं ये, और पूर्व प्रमुख सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद. तो देखिए 3 सदस्यीय ये न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची है. किन बिंदुओं पर जांच होगी, तो सबसे पहले ये कि हिंसा क्या अचानक हुई या फिर सुनियोजित थी या कोई षड्यंत्र था, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी या फिर प्लानिंग के साथ हुई ये पूरी घटना. पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए क्या प्रबंध किए, ये भी एक अहम पॉइंट है जिसके तहत जांच होगी. साथ ही किन कारणों हालातों में संभल में हिंसा घटित हुई. और एक और अहम सवाल है कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भविष्य में क्या इंतजाम होने चाहिए. तो देखिए इन बिंदुओं पर जांच होगी. और अब आपको बताते हैं कि संभल में जांच आयोग की टीम जिन बिंदुओं पर जांच करेगी उसमें अहम सवाल कौन कौन से हैं. सबसे पहले ये, हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी या कोई षड्यंत्र था इसके पीछे. साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए क्या प्रबंध किए थे, किन कारणों हालातों में संभल में हिंसा घटित हुई, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भविष्य में क्या इंतजाम होना चाहिए.
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वो सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने जरूरी है इस पूरी हिंसा की घटना को लेकर के। और देखिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, न्यायिक आयोग की टीम आज जांच करने के लिए संभल पहुंच रही है, अब तक क्या हुआ है? क्या लोगों से पूछताछ भी की गई है? देखिए, लगभग 4 दिन पहले न्यायिक आयोग गठित किया गया था और राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दी थी। इसमें 3 सदस्यीय टीम है, जैसा कि आपने बताया है, और ये टीम आज पहली बार आयोग के गठन होने के बाद संभल के उन इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंची है जहां पर हिंसा हुई थी। भारी सुरक्षा के बीच डीएम, एसपी, कमिश्नर भी उनके साथ थे और रस्सी का एक घेरा बनाया गया। उस घेरे में ये टीम पहुंची है और घटनास्थल का मुआयना किया। कई बिंदुओं पर जांच और पड़ताल होनी है। सबसे पहली बात यह कि हिंसा कैसे हुई, हिंसा को क्या ये पूर्व नियोजित हिंसा थी, पुलिस के इंतजाम कैसे थे, फेल्योर कहां पर हुआ, चूक कैसे हुई, गोली कैसे चली, किसकी गोली से कौन करा, इन तमाम बिंदुओं पर ये न्यायिक आयोग को जांच करना है, रिपोर्ट देनी है 2 महीने के भीतर। और पहला दौरा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दौरे के दौरान वहां के तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। उन अधिकारियों से भी ये आयोग पूछताछ करेगा कि आपने क्या कुछ इंतजाम किए थे। तो मिला जुला कर आयोग अपना दौरा करने के लिए पहुंच चुका है। 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है। और संभल में आज भी स्थिति बहुत ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था कड़े किए गए हैं, क्योंकि आयोग की टीम पहुंची हुई है। कोई इस आयोग की टीम के काम में व्यवधान ना पैदा करे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और फिलहाल आयोग इस समय संभल में मौजूद है और अपने स्तर पर जांच कर रहा है। जी बिल्कुल विपिन, आगे भी नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेंगे। तो संभल में इस वक्त जांच चल रही है। संभल में हिंसा के बाद हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ बयान सामने आए हैं, सुनवाते हैं आपको। और ये माता प्रसाद पांडे जी का घर है और उस घर के बाहर बीती रात से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और घरों के बाहर इस तरह से गाड़ियां लगाकर ब्लॉक कर दी गई। ये पुलिस की गाड़ियां हैं जिससे पूरा रोड ब्लॉक है, गहमा गहमी का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहां पर और तमाम ऑफिसर्स आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जाने नहीं देंगे। क्या करें, हम लोगों को तो घेरे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं। घर पर है, निकले थे, गाड़ी चारों तरफ लगा दी रास्ते में अपनी पुलिस की। तो ये जा रहे हैं दिल्ली। डेलीगेशन नहीं जाने दिया और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना। अखिलेश जी, ये बताइए कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीम लगा दो। याद कीजिए, लखनऊ में टीम लगाई थी, क्या संभल में भी टीम लगा देंगे? हर जगह बीजेपी कभी भी शांति नहीं चाहती। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहाँ कानून के राज को मेंटेन करेंगे। ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। जवाब दें, क्यों रोक रहे हैं, क्या मतलब बनता है हमें जाने से? हम वहाँ पे अपने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं। हम सही रिपोर्ट लेना चाहते हैं कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने वहाँ पर माहौल को ख़राब करा है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को सौंपना चाहते हैं, जिससे कि आगे की हम कार्रवाई कर सकें। प्रशासन प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना, यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। संभल की घटना घटित हुई है, वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है। हाई कोर्ट का जो जस्टिस यहाँ आए, उसका गठन हो आयोग का, और गठन होने के बाद में वह यहाँ आए, वो देखेगा, वो बताएगा किसकी गलती किसकी नहीं। प्रशासन हम संभल की जनता पर आरोप लगा रहा, संभल की जनता कह रही है कि इसको कोई आयोग बना के इसकी जांच कराया जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करें ना, हिम्मत करें। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तरकाशी में आज होने जा रहे हिंदुओं की महापंचायत को लेकर, जो थोड़ी देर में ही
शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर है, आज मस्जिद विवाद पर उत्तरकाशी में महापंचायत होनी है। रामलीला मैदान में होने जा रही महापंचायत, वीएचपी बजरंग दल के पदाधिकारी उत्तरकाशी पहुंच गए। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह भी शामिल होंगे। महापंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। 3000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो अब से कुछ ही देर बाद उत्तरकाशी में एक महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। ये मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने को मांग को लेकर के महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उत्तरकाशी पुलिस ने भी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह भी इसमें शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी भी इस महापंचायत में शामिल होने के लिए उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आज की महापंचायत में किस मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। 55 साल पुराने मस्जिद पर विवाद, हिंदुओं की मांग मस्जिद का अवैध निर्माण हटाया जाए। 24 अक्टूबर को जनाक्रोश रैली निकाली गई। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने रैली निकाली। रैली के दौरान हंगामा हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत बुलाई है। तो पूरा मामला क्या है ये हमने आपको बता दिया और आज ही ये महापंचायत होनी है। उत्तराखंड के आईजी नीलेश आनंद ने महापंचायत को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। इसमें जो है एक जो विभिन्न संगठन है, जिसमें देवभूमि संगठन है, रक्षा मंच, इनके द्वारा जो है जो अनुमति ली गई थी एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो जनसभा आज वो करेंगे। तो इसमें सभी आयोजकों से जो है एसपी उत्तरकाशी, डीएम उत्तरकाशी, इन्होंने स्वयं बात किया है और पुलिस मुख्यालय ने भी जो है इनको पूरा जो भी बंदोबस्त मांगा था वो सारा बंदोबस्त मुहैया करा लिया गया है। तो इसमें लगभग 3 कंपनी पीएसी जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई है। इसके अलावा जो है एक एडिशनल एसपी, 4 सीओ, 15 इंस्पेक्टर, तो इस तरीके से लगभग 600 से ज़्यादा की फोर्स आज जो है उत्तरकाशी में लगी हुई है। तो देखिए 600 से ज्यादा की पुलिस फोर्स की तैनाती है। सुरक्षा के लिहाज से महापंचायत में 3000 से भी ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं और मस्जिद के इलाके में धारा 163 भी लागू की गई। अगली खबर का रुख करें, महाराष्ट्र की खबर है। फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन किया है। फडणवीस ने शिंदे का हाल जाना है। 2 दिन से सतारा में अपने गांव में है एकनाथ शिंदे। आज दोपहर करीब 2 बजे शिंदे हेलीकॉप्टर से ठाणे में अपने घर पहुंचेंगे। और कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार कुंदन, 2 दिन से सतारा अपने गांव में एकनाथ शिंदे, अब तो चिंता फडणवीस को भी सताने लगी, इसलिए उन्होंने फोन करके हाल जाना है, क्योंकि खबरें ऐसी थी कि जब जब शिंदे अपने गांव जाते हैं कुछ बड़ा करते हैं। निश्चित रूप से अंजलि, और उस बड़ा करने के पीछे की राजनीति ये थी कि कहीं उनका ये प्रेशर टैक्टिक तो नहीं था कि जिस तरीके से वो डिप्टी सीएम के साथ साथ होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों मांग रहे थे और साथ साथ स्पीकर का पद भी मांग रहे थे। और कहा जाता है कि जिस हिसाब से वो सतारा गए और 2 दिन वहाँ से रहे, उसमें कल हालांकि ये भी खबर आई कि उनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई है और टेम्परेचर 104 डिग्री तक चला गया है। बाकायदा जो देवेंद्र फडणवीस ने बात की है, तो उसके बाद जो आज की जानकारी है वो ये है कि आज लगभग 2 से 3 के बीच में वो मुंबई आने वाले हैं और आज ही शाम को संभव है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात हो या कल मुलाकात हो, जिसमें कि मंत्री पद को लेकर तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो बातें दिल्ली के बाद होनी थी, उन बातों पर चर्चा हो। आपको याद होगा अंजलि कि रात में जब दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद एकनाथ शिंदे ने यह बयान दिया था कि हम लोग मुंबई जा रहे हैं और मुंबई जाके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा से पहले वो सतारा चले गए थे, जिसके बाद एक नई कहानी शुरू हो गई और कयासों के बाजार को एक नया बल मिला कि वो नाराज होकर वहां गए हैं। अब की जो जानकारी आ रही है कि आज वो वापस आ रहे हैं दोपहर बाद और संभव है आज शाम को या कल सुबह वो चर्चा करें, तब जाके पता चले कि मंत्री पद को लेकर जो भी विवाद था वो सुलटा या अभी भी अटका पड़ा है। बिल्कुल जल्द ही साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, क्या वो नाराज हैं या फिर मान गए हैं। सरकार गठन को लेकर नजर बनाए रखेगा कुमार कुंदन। बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी अपडेट के लिए। और शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान सामने आया है। आज शाम या कल महायुति की बैठक की बात उन्होंने कही है। मंत्रालय को लेकर गठबंधन में कोई अनबन नहीं है, ये भी उन्होंने साफ किया है। सीएम पद पर फैसला दिल्ली में होगा, शिरसाट का ये बयान सामने आया है।
महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर अभी भी उहापोह जारी है। संजय सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि शादी की तारीख की घोषणा हो गई है, बारातियों को निमंत्रण भी चला गया है, लेकिन दूल्हा दुल्हन कौन होगी इसका कुछ पता ही नहीं है। जब तारीख डिक्लेयर हो गई है, जब दूल्हा दुल्हन कौन है उसका सस्पेंस हमने रखा है, और इतना सस्पेंस रखना ज़रूरी भी है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आना है तो बाराती बोल के आओ, नहीं आना तो घर में टीवी में आप देखो। हमारा प्रोग्राम तो बनेगा और अच्छी तरीके से उसका इवेंट भी पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा, इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। अमित शाह साहब के पास ये पूरे अधिकार है, वो उस नाम की घोषणा करेंगे या तो उनके कोई बड़े नेता के मुंह से वो बात कहलवाएंगे। उसके लिए और एक दो दिन का समय हम लगेगा, ऐसे हमारी जानकारी है। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब हो गई है और सतारा में है। कैसी है उनकी तबीयत, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? कल उनका टेम्परेचर करीबन 104-105 तक गया था। डॉक्टरों ने उनके ऊपर, कल आपने देखा होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट की है। आज उनको अच्छा लग रहा है। दोपहर के बाद वो मुंबई में आएंगे और आने के बाद शायद ये जो बड़े नेता है, एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी एक बैठक होने की संभावना है। बताया ये भी जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बात की है एकनाथ शिंदे जी के और तबियत का कुशल क्षेम और हाल समाचार जाना है। तो आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है? नहीं, ये तो है ना, हमारे में रिलेशन थोड़ी खराब है। अब देवेंद्र फडणवीस ने भी की होगी, अजित दादा ने भी की होगी और बहुत सारे लोगों ने भी की होगी। ये संस्कृति है हमारी, हमारा इसमें कोई झगड़ा उगड़ा नहीं रहता। और हमारा अनबन जो नहीं है तो वो क्यों दरार क्यों पैदा करेंगे हम। और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली चुनाव में आप नहीं करेगी गठबंधन। दिल्ली में किसी से गठबंधन नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। गुहार शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तो विधानसभा चुनाव की अब गुहार शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तो विधानसभा चुनाव की अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता जितेंद्र भाटी से। जितेंद्र, क्या ये कॉन्फिडेंस है अरविंद केजरीवाल का, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि दिल्ली में हमें जरूरत नहीं है किसी के साथ की, किसी साथी की, अकेले ही चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? अब बिल्कुल, देखिए ये सवाल इसलिए पैदा हुआ था कि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, तो दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव है वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था 4-3 के रेशियो पर। तो इसमें कयास लगाया था क्या विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को टेस्ट करके देख चुकी है आम आदमी पार्टी। उसको लगता नहीं कि इसके साथ जाने से फायदा है, इसलिए तय किया गया है कि उनके विनिंग चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए अकेले लड़ना ही इसमें बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिलेगा और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने बूते, अपने ही चेहरे पर इस विधानसभा चुनाव में सामने जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो इस तरीके की अटकलें लग रही थी कि क्या इसको लेकर के कोई गठबंधन होगा, उन तमाम चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया और कह दिया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अपने बूते ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को ये स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि इस बार आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ने जा रही है और चेहरा खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। सोशल मीडिया पर एक कहानी खूब वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि एक केला 52 करोड़ में बिका है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। दीवार पर टेप से चिपका हुआ एक केला और उस केले को निकालता एक शख्स। केला हाथ में आते ही इसने बड़े चाव से खा लिया। यही है वो 52 करोड़ रुपए का केला। आप सोच रहे होंगे कि इस केले में ऐसा क्या खास था। केले की खासियत यह है कि ये एक आर्ट वर्क बताया जा रहा है। इस केले की बीते हफ्ते न्यूयॉर्क में नीलामी हुई थी। केले को चीन के जाने माने क्रिप्टो बिजनेसमैन जस्टिन सन ने करीब 52 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब जस्टिन सन ने इसे खा लिया है। इस आर्टवर्क को इटली के फेमस कलाकार मॉरिजियो कैटलिन ने बनाया था। आर्टवर्क को कॉमेडियन नाम दिया गया है। इसकी शुरुआती बोली $8 लाख से शुरू हुई थी।
आर्ट वर्क को बनाने वाले कैटलन का कहना है कि ये आर्ट वर्क समाज में हास्य और विडंबना को दिखाता है। नीलामी के बाद केला बिका तो इसकी खूब चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर टेप लगे इस केले पर मीम्स बनने लगे। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब 29 नवंबर यानी शुक्रवार को हांगकांग के एक आलीशान होटल के स्टेज पर खड़े होकर सन ने लोगों के सामने 52 करोड़ का केला खा लिया। केले के स्वाद को बेहतरीन बताते हुए सन ने कला और क्रिप्टो करेंसी के बीच समानताएं भी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात यूरोपियन देश की करेंगे, जॉर्जिया की, जहां फिर से गृहयुद्ध छिड़ गया है। हजारों लोग नई सरकार और उसके फैसले का विरोध कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने शुक्रवार रात को जॉर्जिया की संसद को न सिर्फ घेर लिया बल्कि जबरदस्त बवाल किया है। नई सरकार का विरोध जॉर्जिया की राष्ट्रपति भी कर रही है। सवाल यही है कि आखिर नई सरकार के खिलाफ पब्लिक ने यह मोर्चा क्यों खोल दिया है। संसद के बाहर तोड़फोड़, संसद के बाहर आगजनी, पुलिस पर पटाखों से हमला, पुलिस से भिड़ंत, पब्लिक पर आंसू गैस से वार, पानी से प्रचंड प्रहार, आग और धमाकों से पूरा इलाका धुआं धुआं। ये जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी की तस्वीर है, जहां अब नया बवाल शुरू हो गया है। जॉर्जिया की संसद के बाहर शुक्रवार रात हजारों की भीड़ ने इस तरह से तांडव किया। चुनाव में धांधली के आरोप से लोग पहले से ही भड़के हुए थे। जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री ने अब जो फैसला लिया उससे जॉर्जिया के लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तिब्लिसी में ये उत्पात तब भड़का जब नए प्रधानमंत्री इराकली कोबाखित्जे ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को लेकर हो रही बातचीत को रोक दिया। इसी के बाद आक्रोशित भीड़ ने जॉर्जिया की संसद को न सिर्फ चारों तरफ से घेर लिया बल्कि जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जॉर्जिया की राष्ट्रपति भी शामिल हुई। दरअसल यूरोपियन यूनियन की संसद ने जॉर्जिया में हुए चुनाव को लेकर टिप्पणी की थी। ईयू की संसद ने कहा था कि जॉर्जिया के चुनाव में धांधली हुई है, जॉर्जिया में फिर से चुनाव होने चाहिए। यूरोपियन यूनियन की इसी टिप्पणी से भड़के नए प्रधानमंत्री इराकिल ने ईयू की सदस्यता पाने के लिए जो बातचीत चल रही थी उसे 2028 तक रोक दिया। लोगों का कहना है कि नई सरकार ने यह फैसला रूस के प्रभाव में आकर लिया है। दरअसल जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री इराकिल पर रूस का समर्थक होने का आरोप है। आरोप है कि हाल ही में हुए चुनाव में रूस ने दखल देकर गड़बड़ी करवाई है। इसी धांधली की वजह से इराकिल की पार्टी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की जीत हुई, जिसके बाद इराकिल जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं। आरोप है कि चुनाव में धांधली करवाकर रूस ने जॉर्जिया में अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी है। जॉर्जिया के लोग चुनाव परिणाम आने के बाद से ही प्रदर्शन कर दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को जॉर्जिया की राष्ट्रपति सलोम जोराबिचविली का भी साथ मिल गया है। जॉर्जिया की राष्ट्रपति पश्चिमी देशों की समर्थक हैं। यही वजह है कि वो नई सरकार और उसके फैसलों का खुलकर विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।